फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है पी एंड स्पोर्ट्स में। आपके सामने एक बार फिर मैं हाजिर हूं कुछ स्पोर्ट्स अपडेट के साथ। मॉर्निंग अपडेट्स की शुरुआत करते हैं हम एक बड़ी दुखद खबर के साथ। कल रात 11:30 बजे एक दुखद घटना और दुखद खबर एक सामने आई हमारे इस खेल जगत के लिए, और सभी खेल प्रेमी इससे आहत भी हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाने वाले मिल्खा सिंह का देहांत कल रात 11:30 बजे हुआ, और पूरा खेल जगत इससे बड़ा आहत है। और मैं बता दूं आपको कि फ्लाइंग सिख के नाम से जो ये जाने जाते थे, आपने उनकी मूवी भी देखी होगी। तो उस फिल्म में भी दिखाया गया कि कैसे इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना गया। और मैं कुछ कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में आपके साथ एक लेजेंडरी एक ट्रिब्यूट देने की कोशिश करेंगे मिल्खा सिंह जी को। और 91 साल की उम्र में कल रात उन्होंने आखिरी सांसें ली 11:30 बजे, और कोविड की वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया। इससे कुछ दिन पहले भी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि उनकी पत्नी निर्मल निर्मल कौर जी, जो पूर्व भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान भी रह चुकी थी, उन्होंने भी अपना दम तोड़ दिया था कोविड की वजह से। और उसके बाद बैक टू बैक ये खबर हमारे सामने आई। फ्लाइंग सिख के नाम से जो मिल्खा सिंह को जाना जाता था, और पूर्व में अगर उनकी उपलब्धियों को जाने तो थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको उनके बारे में बता दूं कि 3 ओलंपिक्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और पहले भारतीय ऐसे थे जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल हासिल किया था। उसके अलावा ओलंपिक में उनका बेस्ट जो था फोर्थ उनका प्लेस आया था, और वही फोर्थ प्लेस का जो टाइमिंग था वो नेशनल रिकॉर्ड रहा, और 40 वर्षों तक आई थिंक वो नेशनल रिकॉर्ड बना रहा। तो इस तरह की शख्सियत का खेल जगत से जाना ये सभी के लिए बड़ा सभी को आहत करने वाली खबर है। इसके अलावा जो अगली खबर की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो हॉकी इंडिया ने जो अभी अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक है उसके लिए दोनों मेंस और वुमेन्स टीम का जो स्क्वाड है 16 मेंबर्स का, उसको अनाउंस किया है। और दोनों ही टीमें बड़ी अच्छी उन्होंने सेलेक्ट की है, और क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सिलेक्शन प्रक्रिया कितना कठिन काम है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छे टाइम पे और कुछ दिनों बाद उनके कैंप्स स्टार्ट होने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक्स के, और ऑलरेडी वो कुछ बहुत सारी सीरीज और बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स खेल के आए हैं। और इस बार उम्मीद है, क्योंकि ऑलरेडी हम समझ सकते हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है वो बड़ी रिच है हॉकी के मामले में, मेंस हॉकी के मामले में ओलंपिक्स में, जिसमें हमने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 सिल्वर मेडल जीते हैं, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इस तरह से 11 मेडल्स हमारे पास मेंस हॉकी में होते हैं। और इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं फैंस भी और सभी लोग, सभी स्पेक्टेटर्स उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी किसी तरह का मेडल हमारे खिलाड़ी हमें दें, भारत के नाम वो हो। और उसी के साथ साथ वीरेंद्र लाकरा एक ऐसा नाम जो है जुड़ा है इस स्क्वाड में 16 मेंबर्स के, जो कि पिछले ओलंपिक में अपनी नी इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे। उसके अलावा भारत ने 1 गोलकीपर, 5 डिफेंडर्स, 5 फॉरवर्ड और 5 मिडफील्डर्स के साथ 16 टीमों का ये दल चुना है। और ऐसे ही वुमेन्स टीम, जिसके वुमेन्स टीम की अगर मैं बात करूं तो वुमेन्स टीम में आपके पास रानी रामपाल इस टीम की कमान संभालेंगी, और 16 लोगों का ये भी स्क्वाड बेसिकली हॉकी इंडिया ने अनाउंस किया है, जिसमें कि 1 गोलकीपर, 4 डिफेंडर, 6 मिडफील्डर और 5 फॉरवर्ड प्लेयर्स के साथ भारतीय टीम का स्क्वाड ये है वो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए जाएगा। और दोनों ही टीमों के कप्तान, जो कि मेंस टीम के मनप्रीत सिंह और वुमेन्स टीम के रानी रामपाल, दोनों ने अपनी इस टोक्यो ओलंपिक की परफॉर्मेंस को डेडिकेट करने के लिए भी अनाउंस किया है कि जो भी उनका परफॉर्मेंस आएगा वो कोविड के वॉरियर्स और फ्रंटलाइन जो वर्कर्स थे भारत में काम करने वाले और पूरे विश्व में, उन सभी को वो डेडिकेट अपनी परफॉर्मेंस करना चाहेंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं हॉकी से ही रिलेटेड, तो पूर्व जो एक कोच थे रॉयलैंड ऑल्टमैन, अगर आप हॉकी को फॉलो करते हैं तो पिछले कुछ समय से रॉयलैंड ऑल्टमैन ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई भारतीय मेंस हॉकी टीम को एक अच्छे लेवल में पहुंचाने के लिए। तो उनका एक बयान सामने आया है कि भारतीय टीम की जो मेंटल स्टेट है वो बहुत मायने रखेगी कि भारत किस लेवल में परफॉर्म करेगा और टोक्यो ओलंपिक में। और जैसा कि रॉयलैंड ऑल्टन ने ये भी कहा है कि टॉप 5 टीमों में भारत का नाम भी होता है, क्योंकि इस समय उसने बड़ी बड़ी टीमों को भी हराने का मादा रखा है। तो उन्होंने यही कहा है कि अगर जो है वहाँ की जो टोक्यो की जो एक तरह से कंडीशंस हैं वो भारत को फेवरेबल होगी, क्योंकि बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट होता है टोक्यो में भी, और भारत भी जैसे भुवनेश्वर में, बेंगलोर में काफ़ी समय से खेलता आया है, जहाँ पे थोड़ा ह्यूमिड क्लाइमेट है। और क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि भारत के पास एक फेवरेबल चांस भी है, और यूरोपियन कंट्रीज के लिए थोड़ा सा अनफेवरेबल यहाँ पे कंडीशंस होने वाली है। तो उन्होंने कहा कि भारत के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका है कि ओलंपिक में अपने मेडल को वापस लेके आए।
अगली खबर में अगर चलूँ तो फुटबॉल जगत की तरफ चलते हैं। आपने कुछ पिछले शनिवार की बात है, यूरोपियन जो फुटबॉल का जो टूर्नामेंट था, चैंपियनशिप थी, उसके दौरान जो क्रिश्चियन एरिक्सन जो एक खिलाड़ी थे, उनको डेनमार्क के जो हैं फिनलैंड के साथ मैच के दौरान उनको दिल का दौरा पड़ा था और उनकी जो हृदय गति है वो भी रुकने लगी थी। लेकिन कुछ टूल्स का यूज़ करते हुए मेडिकल स्टाफ ने जैसे तैसे उनको उबारा और अभी उनकी हालत काफ़ी अच्छी है। थोड़ा नाजुक हालत के बाद वो काफ़ी उभर के आए हैं, तो ये एक अच्छी खबर है सभी खेल प्रेमियों के लिए। उसके अलावा रोनाल्डो का आपने एक जिक्र बहुत जगह सोशल मीडिया में देखा होगा कि कोका कोला के शेयर्स बिल्कुल एकदम से कोक के शेयर्स एकदम गिरने लगे हैं शेयर बाजार में। और इसका एक बड़ा कारण रोनाल्डो का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कोक की बोतल्स को अपने सामने से हटा दिया और किनारे करके कहा कि ड्रिंक वाटर, कि पानी पिए। तो इस तरह के, क्योंकि ये रोनाल्डो हमेशा फिटनेस और हेल्थ कॉन्शियस एथलीट हैं और काफ़ी जो है यूथ उनको फॉलो भी करते हैं। इसी तरह से एक आध फुटबॉलर और ने भी इस तरह की चीज़ें की हैं, तो जिस वजह से कोक की काफ़ी कंपनी की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। WTC फाइनल, कल हम बड़े खुश थे कि एक मैच देखने को मिलेगा, लेकिन रेन ने जो है पूरा वाइप्ड आउट किया है पूरे फर्स्ट डे को। और उम्मीद है कि आज फिर से खेल शुरू होगा 3 बजे। इससे पहले जो टॉस होना था, टॉस भी हो नहीं पाया और जो 2 साल से जो चैंपियनशिप खेली जा रही थी पूरी, और उसके फाइनल में न्यूजीलैंड और भारत का मैच होने वाला था साउथहैम्पटन में, वो भी एक तरह से पहले दिन का पूरा बारिश की भेंट चढ़ गया। और आने वाले टाइम में हम उम्मीद करेंगे आज जो है 3 बजे जो भारतीय समय अनुसार जब मैच शुरू होगा, तो उम्मीद है कि फिर से मैच स्टार्ट हो पाए। और एक बड़ा सवाल यहाँ पे आ रहा है कि क्या भारत जो है वेदर फोरकास्टिंग को देखते हुए क्या अपनी बेस्ट 11 में चेंज करेंगी या न्यूजीलैंड चेंज करेगी। तो मे बी ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर मैं आज सुबह की भी बात सुन रहा था कि वेदर फोरकास्ट के हिसाब से, रूल के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं जब तक दोनों कप्तान अपनी टीम लिस्ट शेयर न कर दें एक दूसरे को, तब तक वे अपनी टीम्स में बेस्ट 11 में चेंज कर सकते हैं, या 15 जो स्क्वाड है बेसिकली उस स्क्वाड से वो खिलाड़ियों को ले सकते हैं। तो ये एक बड़ा देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह से टैक्टिकल चेंज दोनों टीमें करती हैं। अगर वेदर फोरकास्ट को देखते हुए हम देखा जाए तो ये भी आगे देखने वाली बात होगी। और एक और बात मैं इससे जुड़ी हुई बता दूं कि अगर, क्योंकि टेस्ट मैच है, हो सकता है कि ड्रॉ भी हो जाए, तो ड्रॉ की स्थिति में जो है दोनों टीमें जो है वो उनको संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा। तो ये भी एक बड़ा जो एक सवाल था, ये भी मैंने आपको इसका एक छोटा जवाब दिया। उसके अलावा टेनिस की तरफ हम चलते हैं। टेनिस के खिलाड़ियों के लिए भी मैंने कल बताया था कि नडाल ने ऑलरेडी ओलंपिक और विंबलडन से वापस ले लिया अपना नाम। और एक और बड़ा नाम जो है ओसाका के नाम से, जापानीज जो खिलाड़ी है वर्ल्ड नंबर 2 जो है नियोमी ओसाका, उन्होंने भी 23 साल की जो है और 4 ग्रैंड स्लैम ऑलरेडी वो जीत चुकी हैं। उन्होंने भी विंबलडन से अपना नाम वापस ले लिया है, क्योंकि उनको लगता है कि पिछले कुछ टाइम से जो फ्रेंच ओपन, जिसको हम रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं यूरोप में, तो पूरे यूरोप में फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस के नाम से जाना जाता है, आपको इस याद रखना है। तो ये जो फ्रेंच ओपन और विंबलडन के बीच का जो समय था, उसको उन्होंने ये बताया है कि कहीं ना कहीं वो जो समय है 2 हफ्ते का, वो अपर्याप्त है और वो पर्याप्त न होने की वजह से उनको एंजाइटी और डिप्रेशन की स्थिति में वो जा सकती हैं। तो उन्होंने कहा है कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली ये कदम उठा रही हूँ, लेकिन वो ओलंपिक में ज़रूर रिटर्न करेंगी, क्योंकि वो जापानीज़ हैं और अपने होम क्राउड के सामने वो खेलना चाहती हैं। और इसी तरह का जो अब होम क्राउड की बात आ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि जापानीज जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा है कि टोक्यो में जो ओलंपिक होंगे उसमें क्राउड को ना लाना या क्राउड को बेसिकली स्पेक्टेटर्स को अलाउ ना करना सबसे लीस्ट जो है वो रिस्क होगा कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन्होंने कहा है कि डोमेस्टिक फैंस है उनको फिर भी एक बार हो सकता है कि निर्णय लिया जाए कि उनको अलाउ किया जाए फैंस को इवेंट्स को देखने का, लेकिन उसके अलावा स्पेक्टेटर्स को, शायद फॉरेन स्पेक्टेटर्स को एक तरह से बैन कर दिया जाएगा। कुछ समय में ये न्यूज़ भी पुख्ता हो जाएगी। जाते जाते मैं बस एक आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए बता देता हूँ, काफ़ी समय इस बात को हो गया, फ्रेंच ओपन के दोनों विनर आपके सामने हैं। अगर मेंस की बात करें तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच जो है वो ऑलरेडी मेंस का टाइटल जीत चुके थे सिंगल्स में। और वुमेन्स में अगर मैं बताऊं तो 13 जून को शायद फाइनल हुआ था जो पिछला, उसमें बारबुरा क्रेजिकोवा जो हैं, उन्होंने चेक रिपब्लिक की जो एथलीट हैं, उन्होंने टेनिस प्लेयर है, उन्होंने जो है गोल्ड मेडल या जो कहूँ टाइटल जीता था।
और पहली मतलब कह सकते हैं कि गैर वरीयता खिलाड़ी होने के बावजूद उन्होंने टाइटल जीता, ये एक बड़ी बात है। इन्हीं सारी अपडेट्स के साथ फिर आपसे मिलेंगे कल, और उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों को इस तरह की सीरीज़ और जो ये मॉर्निंग अपडेट है ये पसंद आएगा। आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।